आज हम एक ऐसी भाषा की खोजबीन कर रहे हैं जो आज कोई नहीं बोलता, जिसका मतलब कोई लिखा हुआ अक्षर भी नहीं मिलता। हाँ। लेकिन फिर भी जो हम सबकी जुबानों पर कहीं ना कहीं जिंदा है, प्रोटो इंडो यूरोपिया या PIE। बिल्कुल। ये वो महान पूर्वज भाषा है जिससे संस्कृत, लैटिन, ग्रीक से लेकर अंग्रेजी, रूसी और हाँ, अपनी हिंदी तक निकली हैं। हमारे सामने स्रोत के तौर पर प्रोटो इंडो यूरोपीय उत्पत्ति और वंशज भाषाएं लेख के कुछ हिस्से हैं। आज का मकसद है इस रहस्यमयी भाषा की परतों को खोलना। ये कैसे बनी होगी, कहाँ इसके बोलने वाले रहे होंगे, ये फैली कैसे और क्यों आज भी भाषाविद इसके पीछे पड़े हैं। तो चलिए इस भाषाई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सफर वाकई दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि PIE कोई खुदाई में मिली भाषा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई शिलालेख मिल गया हो। ये एक वैज्ञानिक पुनर्निर्माण है। रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं इसे। रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा बनाया गया? हाँ, एक तरह से। भाषाविदों ने इसकी बेटी भाषाओं जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इनके शब्दों, ध्वनियों, व्याकरण, इनकी बारीकी से तुलना की और फिर पीछे जाते हुए इसके मूल रूप का अंदाजा लगाया है। अच्छा, तो ये एक तरह से भाषाई जासूसी का काम हुआ? कह सकते हैं। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है कि अंग्रेजी का मदर, संस्कृत का मातृ, लैटिन का माटर, ये सब शायद PIE के किसी एक ही शब्द महतो तीर से निकले हैं। ये सोचना ही अद्भुत है। मतलब इतने अलग लगने वाले शब्द और जड़ एक ही। हाँ, और यही पुनर्निर्माण का आधार है। अब सवाल उठता है कि ये मूल भाषा बोलने वाले लोग थे कौन, कहाँ रहते थे? हाँ, ये अहम सवाल है। इस पर कई सिद्धांत हैं, पर स्रोत जो है वो कुर्गन परिकल्पना या कुर्गन हाइपोथेसिस को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त बताता है। कुर्गन परिकल्पना, हाँ, ये नाम सुना है मैंने। ये क्या कहती है, कहाँ के थे ये लोग? तो इस परिकल्पना के अनुसार PIE बोलने वाले जो मूल समुदाय थे वो आज से लगभग समझ लीजिए 6500 से 4500 साल पहले। बाप रे, काफी समय पहले। हाँ, मतलब करीब 4500 से 2500 ईसा पूर्व का समय। ये पॉन्टिक कैस्पियन स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। पॉन्टिक कैस्पियन स्टेपी, ये कहाँ पड़ता है? ये आज का यूक्रेन, दक्षिणी रूस और पश्चिमी कजाकिस्तान का वो इलाका है ना। अच्छा, हाँ हाँ। माना जाता है कि ये घुड़सवार थे, पशुपालक संस्कृतियां थीं और शायद यहीं से अलग अलग समूहों का प्रवास शुरू हुआ और वो अपनी भाषा को यूरोप और एशिया के अलग अलग कोनों तक ले गए। तो मतलब एक जगह से शुरू होके ये लोग फैले और फिर भाषा बदलती गई। पर ये कैसे हुआ होगा? एक भाषा से इतनी सारी अलग अलग भाषाएं कैसे बन गईं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा समूह है, वो धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, फैल रहा है। सदियां बीतती हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी हो जाती है। अब इन अलग हुए समूहों का आपस में संपर्क कम हो जाता है या शायद टूट ही जाता है। सही बात है, उस जमाने में आज जैसे साधन तो थे नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में हर समूह की भाषा अपने माहौल, अपनी जरूरतों और अपने अंदरूनी बदलावों के हिसाब से एक अलग रास्ते पर चल पड़ती है। ध्वनियां बदल जाती हैं, नए शब्द आ जाते हैं, पुराने शब्दों के मायने बदल जाते हैं। व्याकरण कभी सरल हो जाता है, कभी और जटिल। अच्छा। और यही प्रक्रिया हजारों साल तक चलती रही। तो इसी से ये शाखाएं बनी? हाँ, इसी प्रक्रिया से PIE कई प्रमुख शाखाओं में बंट गई। स्रोत में कुछ मुख्य शाखाओं का जिक्र है, जैसे इंडो ईरानी। हाँ, इसमें अपनी हिंदी, संस्कृत, फारसी आ गईं। बिल्कुल। फिर हेलेनिक यानी प्राचीन ग्रीक, इटैलिक जिससे लैटिन निकली, और फिर स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन जैसी रोमांस भाषाएं। जर्मनिक शाखा है जिसमें अंग्रेजी, जर्मन, डच आती हैं। बाल्टोस्लाविक है, रूसी, पोलिश, लिथुआनियन। सेल्टिक है, आयरिश, वेल्स। ये तो भाषाओं का एक विशाल परिवार वृक्ष जैसा बन गया। हाँ, बिल्कुल। और कुछ शाखाएं लुप्त भी हो गईं, जैसे एनाटोलियन, हित्ती और टोचेरियन। अच्छा, लुप्त भी हो गई, ये भी दिलचस्प है। लेकिन आपने कहा कि ये पुनर्निर्मित भाषा है, तो इस पुनर्निर्मित PIE की अपनी क्या खासियतें रही होंगी? स्रोत में व्याकरण के बारे में कुछ बातें थी, वो सुनने में काफी जटिल लग रही थी। हाँ, देखिए, पुनर्निर्माण से जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत ही सघन, मतलब डेंस और जटिल व्याकरण वाली भाषा की है। जटिल मतलब? अनुमान है कि इसमें संज्ञा शब्दों के लिए लगभग 8 कारक थे, केसेस। 8 कारक? जैसे संस्कृत में होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।
आज की कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में जैसे अंग्रेजी में ये व्यवस्था बहुत सरल हो गई है। हाँ, अंग्रेजी में तो इतना नहीं होता। नहीं। फिर 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और एक बहुत दिलचस्प बात, 3 वचन थे। 3 वचन, एक वचन, बहुवचन और तीसरा द्विवचन, डुअल नंबर, मतलब 2 चीजों या 2 लोगों के लिए एक अलग व्याकरणिक रूप होता था। अरे वाह, एक अनोखा है। ये तो आज ज्यादातर भाषाओं से गायब हो चुका है ना? हाँ, लगभग गायब ही है। संस्कृत में था वैसे। और क्रियाओं माने वर्ब्स में भी काल, भाव, वाच्य, पुरुष, वचन के अनुसार बहुत ज्यादा रूप भेद थे। बाप रे! ये दिखाता है कि भाषा शायद बहुत सूक्ष्म भेद व्यक्त करने में सक्षम थी। 8 कारक, द्विवचन, ये तो आज के हिसाब से काफी पेचीदा लगता है, वाकई। अच्छा, और शब्दों के स्तर पर क्या कुछ ऐसे पुनर्निर्मित शब्द हैं जो संस्कृत या हिंदी के बहुत करीब लगते हो? हाँ, कई शब्द हैं जो मतलब आश्चर्यजनक रूप से परिचित लगते हैं। जैसे स्रोत में दिया है PIE का पुनर्निर्मित शब्द डेख्म, 10 के लिए। डेख्म, हाँ, ये तो संस्कृत के 10 से कितना मिलता है ना? इसी तरह फिताइर, पिता के लिए, संस्कृत पित्र, लैटिन पाटा, बिल्कुल करीब। या फिर स्वसोर, बहन के लिए, संस्कृत स्वश्रु, लैटिन सोरोरे जैसा लगता है। ये समानता ही तो पुनर्निर्माण की नींव है। आपने संस्कृत का जिक्र कई बार किया। क्या PIE के पुनर्निर्माण में संस्कृत की कोई खास भूमिका रही है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पुरानी और व्याकरणिक रूप से सबसे अच्छी तरह संरक्षित भाषाओं में से एक मानी जाती है। अच्छा। इसने PIE की कई मूल विशेषताओं को, खासकर उसकी जटिल व्याकरणिक संरचनाओं और ध्वनियों को काफी हद तक सहेज कर रखा। तो ये एक तरह से चाबी जैसी थी? बिल्कुल। जब भाषाविद 19वीं सदी में PIE का पुनर्निर्माण कर रहे थे, तो संस्कृत उनके लिए एक तरह की कुंजी साबित हुई। लैटिन और ग्रीक के साथ मिलकर संस्कृत ने PIE की तस्वीर बनाने में सबसे ज्यादा मदद की। ये समझना तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन भाषा दूसरी उससे भी प्राचीन भाषा के राज खोलने में मदद करती है। लेकिन ये पुनर्निर्माण करते कैसे हैं? आपने तुलनात्मक विधि या कंपैरेटिव मेथड का जिक्र किया था। ये काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ मिलते जुलते शब्द ढूंढना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक है। अच्छा, कैसे? भाषाविद पहले संबंधित भाषाओं को लेते हैं, जैसे संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, गॉथिक। फिर उनमें उन शब्दों को पहचानते हैं जिनका अर्थ समान हो और रूप भी मिलता जुलता लगे। इन्हें सजातीय शब्द कहते हैं, कॉग्नेट्स। हाँ। फिर वो इन शब्दों की ध्वनियों की तुलना करते हैं और नियमित ध्वनि परिवर्तनों को पहचानते हैं, साउंड लॉस कहते हैं इन्हें। नियमित ध्वनि परिवर्तन मतलब वो ये देखते हैं कि अगर एक मूल ध्वनि PIE में मान लीजिए P थी, तो वो संस्कृत और लैटिन में तो P ही रही, लेकिन जर्मनिक भाषाओं में जैसे अंग्रेजी में वो नियमित रूप से F बन गई। ओह, अच्छा, ये नियम जैसा है। हाँ, नियम जैसा। स्रोत में उदाहरण भी है। PI पोदस, जिसका मतलब पैर था, संस्कृत में पाद और लैटिन में पैस रहा, पर पुरानी अंग्रेजी में फोट बन गया, जिससे आज का फोट आया है। अरे वाह! ऐसे नियमित बदलावों के पैटर्न को समझकर भाषाविद पीछे की ओर जाते हुए मूल PIE ध्वनि और शब्द का रूप तय करते हैं। ये गणितीय सटीकता जैसा काम है, तुक्का नहीं है। तो ये सिर्फ अंदाजा नहीं, बल्कि ध्वनियों के नियमित बदलाव के नियमों पर आधारित है। ये जानना कि PIE भ्रातर से संस्कृत भात्र, लैटिन फ्रैटर और अंग्रेजी ब्रदर बने, ये वाकई कमाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हम उन भाषाओं के आधार पर पुनर्निर्माण कर रहे हैं जो बची रहीं या जिनके पर्याप्त लिखित प्रमाण मिले? ठीक। हाँ, बिल्कुल। पर उन भाषाओं का क्या जो लुप्त हो गईं? जैसे आपने एनाटोलियन शाखा की हित्ती भाषा या टोचेरियन का जिक्र किया था, जिनके बारे में जानकारी बहुत कम है। क्या उनके लुप्त होने से PIE की हमारी समझ अधूरी नहीं रह जाती? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और भाषा विज्ञान की एक सीमा भी है, कह सकते हैं। पुनर्निर्माण हमेशा उपलब्ध डेटा पर ही निर्भर करता है। जाहिर है। हित्ती जैसी एनाटोलियन भाषाएं तो 20वीं सदी में ही पढ़ी जा सकीं और उन्होंने PIE की हमारी समझ को बदला भी, खासकर कुछ स्वर ध्वनियों के बारे में जिन्हें लेरेंजियल्स कहते हैं। अच्छा, तो नई खोजों से समझ बदलती भी है? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह चीन में मिली टोचेरियन भाषाओं ने भी कुछ नई जानकारियां दी।
लेकिन सच यही है कि कई और इंडो यूरोपीय भाषाएं रही होंगी जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। ये तो संभव है। हो सकता है उन अज्ञात भाषाओं में कुछ ऐसी विशेषताएं रही हों जो पीआई की हमारी मौजूदा तस्वीर को और जटिल या शायद अलग बना दें। इसलिए हम जो पीआई जानते हैं वो उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित सबसे अच्छा अनुमान है, बेस्ट गेस है। लेकिन ये पूरी कहानी है ऐसा शायद हम कभी नहीं कह पाएंगे। ये हमें याद दिलाता है कि भाषा का इतिहास कितना नाजुक है और कितना कुछ हमेशा के लिए खो जाता है। ये पहलू पुनर्निर्माण के काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। अब आते हैं इस बात पर कि ये सब जानना आज क्यों जरूरी है, मतलब पीआई का अध्ययन आज के दौर में क्या मायने रखता है। इसके कई कारण हैं मेरे हिसाब से। पहला, ये भाषा के बदलाव की प्रक्रिया को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। अच्छा, कैसे? हम देखते हैं कि कैसे हजारों सालों में भाषाएं विकसित होती हैं, सरल होती हैं, जटिल होती हैं, दूसरी भाषाओं से शब्द लेती हैं, देती हैं। ये भाषा विज्ञान के जो मूल सिद्धांत है ना, उनको समझने में मदद करता है। भाषा कैसे बदलती है ये समझने के लिए। हाँ। दूसरा, ये भारत से लेकर आयरलैंड तक फैले एक विशाल भूभाग के लोगों के बीच प्राचीन काल में गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों का सबूत है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। ये हमें मानव इतिहास, प्रवास और संस्कृतियों के मेलजोल की एक बड़ी कहानी का हिस्सा दिखाता है। और तीसरा कारण? तीसरा, ये हमारी अपनी भाषाओं की जड़ों को समझने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि हिंदी का 10, अंग्रेजी का 10 और लैटिन का डेसेम एक ही मूल शब्द PIE शब्द डिक मोम से आए हैं, हाँ, तो हमें अपनी भाषा के इतिहास और दुनिया की दूसरी भाषाओं से उसके रिश्ते की एक गहरी समझ मिलती है, एक जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, स्रोत में दिए गए कुछ और उदाहरण इस जुड़ाव को दिखाते भी हैं। जैसे गाय के लिए PIA गोवूस से, संस्कृत गौ, ग्रीक बूस, लैटिन बोस, अंग्रेजी काव बने। और हिंदी का गाय भी इसी कड़ी में आता है। ये शायद दिखाता है कि पशुपालन उन लोगों के जीवन का कितना अहम हिस्सा रहा होगा। बिल्कुल। शब्दावली का पुनर्निर्माण हमें उनके समाज और उनकी संस्कृति की भी झलक देता है। किन चीजों के लिए उनके पास शब्द थे, किन के लिए नहीं थे। इससे उनके जीवन, उनके पर्यावरण, उनकी सामाजिक संरचना के बारे में अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे परिवार के सदस्यों के लिए पिता, माता, भाई, बहन, इनके लिए शब्द लगभग सभी शाखाओं में मिलते हैं। ये परिवार के महत्व को दर्शाता है। सही बात है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि हमेशा ये रास्ता इतना सीधा नहीं होता। जैसे घोड़े के लिए PIA एक्विवोस से संस्कृत अश्व, ग्रीक हिपोज, लैटिन एक्वस तो बने, पर अंग्रेजी हॉर्स या जर्मन फेड अलग रूट से आए लगते हैं। और हिंदी का घोड़ा भी सीधे अश्व से नहीं आया है ना। सही कहा आपने। ये याद रखना जरूरी है कि भाषा का विकास एकदम सीधी रेखा में नहीं होता। शब्द लुप्त हो जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं या दूसरी भाषाओं से उधार ले लिए जाते हैं। हाँ, हिंदी में तो बहुत से शब्द बाहर से आए हैं। बिल्कुल। हिंदी में ही देखिए भाई या बहन शब्द, ये PIE के मूल रूप भ्रातर, स्वैसोर से सीधे विकसित ना होकर शायद प्राकृत भाषाओं के जरिए बदले हुए रूप में आए हैं। अच्छा। साथ ही जैसा स्रोत इशारा करता है, कभी-कभी एक ही चीज के लिए PIE में कई रूट, कई शब्द हो सकते थे। जैसे आग या पानी के लिए अलग-अलग शब्द थे और अलग-अलग वंशज भाषाओं ने अलग-अलग शब्द अपना लिए। ओह, तो ये भी एक जटिलता है। हाँ, इसलिए हर शब्द का PIE रूट ढूंढना हमेशा संभव नहीं होता, या उसमें काफी जटिलताएं होती हैं। तो ये पुनर्निर्माण एक पहेली को जोड़ने जैसा है, जहाँ कुछ टुकड़े शायद हमेशा के लिए गायब हैं और कुछ टुकड़ों के कई संभावित स्थान हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जहां नई खोजों और बेहतर विश्लेषण से तस्वीर थोड़ी और साफ होती रहती है, पर शायद पूरी कभी ना हो। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, प्रोटो इंडो यूरोपीय कोई लिखित भाषा नहीं थी, बल्कि भाषाविदों द्वारा पुनर्निर्मित एक पूर्वज भाषा है। ये शायद आज से 6-7 हजार साल पहले पूर्वी यूरोप या पश्चिमी एशिया के स्टेपी क्षेत्र में बोली जाती थी। बिल्कुल, पॉन्टिक कैस्पियन स्टेपी। इसके बोलने वाले फैले और समय के साथ उनकी भाषा कई शाखाओं में बंट गई, जिनसे आज की सैकड़ों यूरोपीय और एशियाई भाषाएं निकली। हाँ, जिनमें संस्कृत और हिंदी प्रमुख हैं। इसका पुनर्निर्माण तुलनात्मक विधि से किया गया है और इसकी विशेषताओं में जटिल व्याकरण और कई परिचित लगने वाले मूल शब्द शामिल हैं। सही। और इसका अध्ययन हमें भाषा के विकास, मानव इतिहास के गहरे कनेक्शन और अपनी जबान की जड़ों को समझने में मदद करता है। भले ही लुप्त हो चुकी भाषाओं की वजह से हमारी समझ हमेशा थोड़ी अधूरी ही क्यों न रहे। बिल्कुल।
ये हमें भाषाओं के विशाल नेटवर्क और समय के साथ उनके बदलते स्वरूप की एक अद्भुत झलक देता है। यहाँ पर एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। अगर पीआई इतनी सफल भाषा थी जिसके वंशज आज दुनिया भर में इतने फैले हुए हैं, तो क्या कारण रहा होगा कि वो मूल भाषा वो खुद लुप्त हो गई और उसकी जगह उसकी बेटियों ने ले ली? क्या फैलाव ही उसके मूल स्वरूप के अंत का कारण बना? ये गहरा सवाल है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भाषा समुदाय बहुत ज्यादा फैलता है और अलग-अलग हिस्सों में बस जाता है, तो भौगोलिक दूरी और समय के साथ वो मूल भाषा खुद ही अपनी संतानों में, अपनी बेटी भाषाओं में विलीन हो जाती है। अच्छा। शायद कोई केंद्रीयकृत शक्ति न रही हो, या उस जमाने में लेखन प्रणाली इतनी विकसित ना हो कि उस मूल स्वरूप को बनाए रखा जा सके। जैसे लैटिन को देखिए। लैटिन खुद तो एक तरह से मृत भाषा हो गई, पर वो फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन के रूप में आज भी जिंदा है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। शायद पीआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो मरी नहीं, बस बदल गई, अपनी अनगिनत बेटियों के रूप में विकसित हो गई। ये शायद भाषा के जीवन चक्र का ही हिस्सा है, विकास और बदलाव।